नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी 94 में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से संबंधित रहेगी, जिसमें हम स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी तरीके से अन्य टॉपिक को परिभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे तथा एक बार में अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और विस्तार से हम परिभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, इसमें हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इस ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। तो जो हम बातचीत करते हैं, परिचर्चा करते हैं, आपस में बोलते हैं, तो जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, तो वह जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, क्योंकि हम इसके जो है खंड नहीं कर सकते। और इस ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जो वर्ण होते हैं वह व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप में लगे होते हैं, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, वा। ठीक है, तो इनका जो है एक व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप में लगे हुए हैं, व्यवस्थित रूप से लगे हुए हैं और क्रमबद्ध रूप में लगे हुए हैं, तो इसीलिए इसे हम वर्णमाला कहते हैं। अगला पॉइंट है वर्ण समूह। तो वर्णों का अव्यवस्थित समूह, वर्णों का अव्यवस्थित समूह वर्ण समूह कहलाता है। जैसे खा, धा, था, पा, रा, छा, ऊ, ठा, टा आदि। क्योंकि इसमें व्यवस्थित रूप से तो है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, क्योंकि कोई वर्ड कहीं से कहीं आ गया, कोई वर्ड कहीं से कहीं आ गया है। ठीक है, इसीलिए इसे हम वर्ण समूह कहते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो वर्णमाला है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत यानी कि बदला हुआ रूप है। इस लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं, यानी कि देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। तो जो हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें स्वरों की संख्या 11। ठीक है, अयोगवा जिनकी संख्या 2 होती है, मूल व्यंजन इनकी संख्या 33 होती है, जिसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन जो है उनकी भी संख्या 2 होती है, संयुक्त व्यंजन है इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है, इन सभी मिलाकर कितने वर्णमाला में कितने वर्ण हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। जैसे स्वर 11 और 2 13 और 33 46 प्लस 2 48 और 4 52। ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 46 है। तो जो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं, इनके अनुसार इन्होंने जो वर्ण माने वर्णमाला में 46 वर्ण माने हैं। अगला पॉइंट है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों का मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्ण या ध्वनियों को तो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण देखते हैं क्या होते हैं। स्वर वर्ण को हम संस्कृत में अच भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो जो वर्ण होते हैं और उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी दूसरे स्वर के या व्यंजन की सहायता से हो, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगला पॉइंट है। वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। तो जो 11 स्वर हैं वो कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ी ए, ओ और बड़ा ओ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, क्योंकि इसमें री को हटा देते हैं। अब देखते हैं अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? इनकी संख्या 2 होती है। अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे हम अंग और ये होता है वंगा। जिसे हम अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और इसे हम विसर्ग कहते हैं। और अयोगवा का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कोई बहन ना करे, जिनका कोई बहन ना करे, मतलब जिसका कोई यूज ना करे। लेकिन अयोगवा को जब स्वर की जरूरत होती है
अयोग वाक्य जब स्वर को जरूरत होती है तो स्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और जब व्यंजन को जरूरत होती है तो अयोग में व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं। अगला है आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं? ये होता है ओ। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिया है। इसका प्रयोग मतलब अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं कुछ, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है आगत स्वर का। जैसे ऑफिसर में ओ, ऑफिस में और ऑफिस में ओ। इसी तरीके से हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में हा के ऊपर जो आगत स्वर लगा होता है हो, उसे मतलब हॉस्पिटल आदि शब्दों में आगत स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? तो स्वर के जो इसमें देखते हैं स्वरों के भेद, ये 3 प्रकार के होते हैं। स्वरों के भेद जो है इसमें 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब जिसमें पहला देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर जो ह्रस्व स्वर है, इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं और हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या जो स्वर एक खंड से बने होते हैं उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। तो इन ह्रस्व स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। ये जो है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर, जिन्हें हम गुरु स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा या लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। तो जो दीर्घ स्वर हैं उनमें 2 मात्रा का समय लगता है तथा लघु स्वर जो है उनसे 2 गुना समय लगता है। तथा दीर्घ स्वर जो है वो 2 खंड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, बड़ी ए, ओ और बड़ा ओ। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घ स्वर के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है सजातीय स्वर या दीर्घ मूल, मूल दीर्घ स्वर। सजातीय मतलब जो एक जाति के स्वर से मिलकर बने हो। जैसे बड़ा आ, ये किससा है? आ प्लस आ से मिलकर बना है, जो कंठीय स्वर कहलाता है। फिर है ई, जो ई प्लस ई से मिलकर बनी है, जिसे हम तालव्य स्वर कहते हैं। फिर है उ, जो उ प्लस उ से मिलकर बना है, इसे हम ओष्ठ स्वर कहते हैं। क्योंकि ये जो है तीनों समान जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं, इसीलिए हम इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। विजातीय मतलब अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने शब्द, मतलब बने स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, जो आ प्लस ई से मिलकर बना है, और आ जो है वो कंठ है और ई जो है वो तालु है। तो कंठ और तालु के स्वरों से मिलकर बने हैं, तो ए जो है क्या हुआ? कंठ तालव्य स्वर हुआ। इसी तरीके से बड़ी ए, जैसे आ प्लस ए से मिलकर बना है, आ प्लस ए से मिलकर बना है, आ जो है वो कंठ स्वर है और ए जो है वो है तालु स्वर। तो ए, बड़ी ए जो है वो हुआ कंठ तालव्य स्वर। इसी तरीके से ओ जो है आ प्लस उ, जो कंठ प्लस ओष्ठ स्वर है, इनसे मिलकर बने हैं। तो ओ जो हुआ वो हुआ कंठ ओष्ठ स्वर। अब जो है ओ से औरत वाला जो ओ होता है वह ओ। तो जो ये जो है ओ आ प्लस ओ से मिलकर बना है, तो आ जो है वो कंठीय स्वर है और ओ जो है वो ओष्ठ स्वर है। तो ये कंठ ओ जो हुआ वो हुआ कंठ ओष्ठ स्वर। ठीक, आगे का प्लुत स्वर। ये संस्कृत भाषा का स्वर है। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, तो उन्हें जो है प्लुत स्वर कहते हैं। जो प्लुत स्वर है वो संस्कृत भाषा का स्वर है, संस्कृत भाषा का स्वर है, और इन प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तथा इनका प्रयोग जो नाटक में, संवादों में, या जो मतलब नाटक होते हैं और रामलीला रंगमंच के कार्यक्रमों में इन प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, राम, श्याम, इसमें जो है वर्ण को खींचकर बोलते हैं। ठीक, अगला देखते हैं दूसरा, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जो हम जीभ प्रयोग के आधार पर मतलब जीभ के माध्यम से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें देखते हैं। जिसमें पहला है अग्रस्वर। तो अग्रस्वर क्या होते हैं? जीभ का अग्रभाग काम करता है। तो इसमें जीभ का जो है अग्रभाग मतलब जीभ का अगला भाग कार्य करता है।
तो अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ई, ए और ए, ये जो है अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्य स्वर। तो जीभ का मध्य भाग काम करता है। तो मध्य स्वर में जो जीभ का मध्य यानी कि बीच का भाग कार्य करता है। तो जो मध्य स्वर है वो कौन सा है? वो है आ। ठीक है। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब इसमें जीभ का पिछला भाग कार्य करता है। इसके अंतर्गत पश्च स्वर के अंतर्गत क्या कहते हैं? बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, बड़ा ओ और ओ। ठीक है। तीसरा देखते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें है पहला विव्रत स्वर। विव्रत का अर्थ होता है मुख द्वार पूरा खुलता है। विव्रत में जो मुख द्वार पूरा खुलता है, तो विव्रत स्वर कौन सा हुआ? बड़ा आ विव्रत स्वर कहलाता है। ठीक है। दूसरा है अर्धविव्रत स्वर। तो अर्धविव्रत स्वर देखते हैं, मुख द्वार आधा खुलता है। अर्धविव्रत स्वर में जो है मुख द्वार आधा खुलता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ, ए, ओ और ओ। ठीक है। ये जो है अर्धविव्रत स्वर कहलाते हैं। अब आता है अर्धसंवृत स्वर। तो इसके अंतर्गत मुख द्वार आधा बंद रहता है। अर्धसंवृत के अंतर्गत मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। ठीक है। ये जो है अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। चौथा है संवृत स्वर। संवृत स्वर देखते हैं कौन सा? मुख द्वार लगभग बंद रहता है। संवृत स्वर में जो मुख द्वार है वो लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ और उ। ठीक है। ये जो है संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। चौथा देखते हैं ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ मतलब होठों के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है व्रतमुखी। तो इसमें व्रतमुखी में जो होठ जो है व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं। तो इन जो व्रतमुखी स्वर हैं इन्हें बोलते समय होठ हमारे व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, बड़ा उ, ओ और ओ। ये जो है व्रतमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं या ये व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है आवृतमुखी। आवृतमुखी का अर्थ होता है ओठ, मतलब होठ जो है व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते। आवृतमुखी में जो होठ है वो गोलाकार नहीं होते, जैसे आ, ई, ए और ए। इन्हें बोलते समय जो होठ जो है गोलाकार नहीं हुए, इसलिए इन्हें हम आवृतमुखी स्वर कहते हैं। अगला देखते हैं निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। तो जो निर्नुनासिक या मौखिक स्वर हैं उनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए और ओ जो हैं ये जो हैं निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें बोलते समय हवा केवल मुख से निकलती है। अगला है अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर जो है क्या किसे कहते हैं? अनुनासिक स्वर जो इन्हें जो है चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो जो अनुनासिक स्वर हैं इनके में जो है हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ, ई, ऊ और ए। मतलब इसके आ के ऊपर चंद्रबिंदु लग गया, ई के ऊपर चंद्रबिंदु लग गया, ऊ के ऊपर चंद्रबिंदु लग गया, इसीलिए ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं स्वरों के कुछ अन्य प्रकार। कुछ अन्य प्रकार के स्वर हैं उन्हें देखते हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है अर्धस्वर। अर्धस्वर के अंतर्गत क्या क्या है? अर्धस्वर के अंतर्गत या, वा। यह जो है दो स्वरों से मिलकर बना है, ई प्लस आ। जैसे ई प्लस आ या दो स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए इसे अर्धस्वर कहते हैं। और वा जैसे उ प्लस आ, ये जो है दो स्वरों से मिलकर बना है, इसीलिए बा भी जो है अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर जो है ई या प्लस वा जो है अर्धस्वर कहलाते हैं। दूसरा है कंठस्वर। तो कंठस्वर कौन कौन से हैं? आ, कोमा, वड़ा आ, ये जो है कंठस्वर कहलाते हैं। तीसरा है तालव्य स्वर। तालव्य स्वर कौन से? ई, कोमा, ई जो है ये तालव्य स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अगला है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर कौन सा है? री को हम मूर्धन्य स्वर कहते हैं। ओष्ठ स्वर, पांचवा है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ का मतलब ओठ से, होठ से बोले जाने वाले स्वर। तो इसमें देखते हो उ, कोमा, उ जो है ये ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। छठा है कंठ ओष्ठ स्वर। जो कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं वो कंठ ओष्ठ स्वर कहलाते हैं, जैसे ओ। तो आ जो है कंठ स्वर हुआ, प्लस उ जो है वो ओष्ठ स्वर हुआ।
तो ओ जो है आ प्लस ऊ से मिलकर बना है, इसलिए ओ को हम कंठोष्ठ स्वर कहेंगे। इसी तरीके से ओ जो है वो भी आ प्लस ओ से मिलकर बना है, इसीलिए ओ भी जो है कंठोष्ठ स्वर कहलाएगा। अगला है कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर जो है ए आ प्लस ई से मिलकर बना है, कंठ प्लस तालु। ई जो है वो तालु से बोला जाता है, इसलिए आ प्लस ई दोनों हुआ तो कंठ तालव्य स्वर को क्या कहलाएगा, ए। इसी तरीके से बड़ा ए जो आ प्लस ए से मिलकर बना है, ये भी जो है कंठ तालव्य स्वर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां है प्राकृतिक स्वर। प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ, मतलब ये जो प्राकृतिक या स्वतंत्र स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य स्वर की सहायता से या अन्य स्वर के मेल से नहीं बने होते हैं, ये जो है स्वतंत्र होते हैं, तो इन्हें जो प्राकृतिक स्वर या स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगला है 9वां स्त्रीलिंग वर्ण। तो जो स्त्रीलिंग वर्ण है वो कौन कौन से हैं? ई, बड़ी ई प्लस री जो है वह स्त्रीलिंग वर्ण कहलाते हैं। अगला है 10वां उदासीन स्वर, और आ जो है आ उसे हम उदासीन स्वर भी कहते हैं, और इसे हम सहित स्वर वर्ण भी कहते हैं। आ को हम सहित स्वर वर्ण भी कहते हैं। तो आज की हमारी वर्णमाला की पहली क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।